तो हम क्या शुरू करें अध्ययन? आप सभी क्या कहते हैं? जी दीदी। है ना? सभी समय पर आ चुके हैं और धीरे-धीरे सब और जॉइन होते जाएंगे। हाँ अचल, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं दीदी, बस मैं वही कह रहा था कि हाँ कर सकते हैं चालू। 7 लोग तो हो गए हैं हम लोग। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत नमस्ते, बढ़िया। नमस्ते सभी को। नमस्ते, सभी को नमस्ते। खूब खूब स्वागत है। जब से मैं अध्ययन में आई हूँ या फिर मैं किसी भी व्यक्ति को भी देखती हूँ, अध्ययन यानी समझना और जानना, तो इससे खूबसूरत कोई बात होती ही नहीं है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक बात है। सबसे सुंदर क्षण होता है जब हम खुद को जानते हैं या खुद से जुड़ी किसी भी वस्तु को जानते हैं। तो आज हम प्रश्न उत्तर से फिर से चालू करते हैं। मधु दीदी, आपके कुछ प्रश्न थे पहले के, आप बताएंगे? हाँ दीदी। क्या है वो प्रश्न? एक आप एक बार एक पढ़ दीजिए और उसमें क्या जानना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। हाँ दी, जो हमने लास्ट जब क्लास अपनी खत्म हुई थी, हाँ। पेज 9 में, अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है मानव उसे पैदा नहीं कर सकता, हम्म ये प्रश्न था। हम्म। ये तो हो गया था ना? तो ये एक्चुअली मैंने उसमें शिविर वाली वो बात ऐड कर दी थी, फिर उसी को हम लोग डिस्कस करने लगे। हम्म तो वो ये बात ये वाली रह गई थी कि जैसे उन्होंने उसमें लिखा है ना पेज 9 में, व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु को अलग होने का प्रावधान नहीं है अस्तित्व में, हम्म और जिसका प्रावधान नहीं उसे पैदा नहीं कर सकता। तो मुझे ये कनेक्ट हुआ कि उस व्यापक में ऑलरेडी जो वस्तुएं हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये तो समझ में आता है कि साथ में है दोनों, और फिर उसे पैदा नहीं कर सकता। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वही थोड़ा सा पूछना था। जी जी। तो इसी बात दी, है, उस आवाज नहीं वस्तु आ से रही है। किसी भी। मैं स्पीकर ऑफ करती हूँ अपना, आवाज नहीं आ रही इसमें। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? हेलो। नमस्ते दीदी। हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी। अभी आवाज। नमस्ते बहन जी। क्लियर? हाँ दीदी, आ रही, एकदम और क्लियर बूंदी आवाज हो आ रही रही है। आवाज आ रही है ना? आपको पेज नहीं आ जी जी बंद करी। जी। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि अस्तित्व में जिस चीज का प्रावधान नहीं है उसको मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, बना भी नहीं सकता है। तो एक तो जब हम अध्ययन करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने एक घेरे में अध्ययन करते हैं, है ना? अपने एक विचारों के घेरे में अध्ययन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार और थोड़ा समाज और थोड़ी धरती, हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, है ना? ये एक पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर रहे, एक परिवार का नहीं अध्ययन कर रहे, तो पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य जैसे गाय का बच्चा गाय होता है, तो गाय जितना करती है उतना ही उसका बछड़ा करता है। ये एक नियम हमको क्लियर क्लियर दिखता है। उसी तरीके से मनुष्य कहाँ है? अस्तित्व में है, व्यापक में भीगा है। तो किसके बच्चे हैं हम? अगर हम इस भाषा को उपयोग करें तो हम कहाँ पे घिरे हुए हैं? तो हम देखते हैं हम ये व्यापक और इकाई, इसी में ही हमारा पूरा दुनिया है। तो इससे बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो उससे ज़्यादा हम सोचे भी कि हम एक नया सेल बना लें, हम एक नया टिश्यू बना लें, हम एक नया शरीर बना लें, हम इससे अच्छा मेधस्तंत्र बना लें, ये प्रावधान ही नहीं है। अस्तित्व में जो प्राकृतिक रूप से सारी चीज़ें क्रम से हैं और उसकी डिज़ाइनिंग भी अस्तित्व मूलक है, मनुष्य चाहे तो उसको बदल के कुछ और कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम अस्तित्व से जुदा ही नहीं है, है ना? तो वो अगर उस एग्जाम्पल को आप देखोगे कि गाय का बच्चा हमेशा गाय ही होता है और गाय जैसे ही करता है,
उसको वो प्रावधान ही नहीं है कि वो कुछ और करें। उसी तरीके से जब हम अपने को देखते हैं, हम एक्चुअली अपने आप को एक प्रकृति की वस्तु नहीं मानते। हम मनुष्य को एक अलग ही चीज़ देखते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, प्रकृति से अलग कोई चीज़। पर प्रकृति से हम जुदा नहीं हैं। प्रकृति में संपृक्त वस्तु हैं हम, अस्तित्व में, व्यापक में। तो अस्तित्व में जिसका प्रावधान है, वो ही कर सकता है, वो ही सोच सकता है। उसके अलावा कोई क्रिएटिविटी मनुष्य नहीं कर सकता है। उसी में कोई क्रिएटिविटी कर सकता है जी दीदी। ना? हाँ, हाँ दीदी, बहुत सुंदर। बढ़िया। आगे आगे आपके ठीक है। प्रश्न बताइए। हाँ, आगे उसी के नीचे जो पैरा है, उसमें है कि हमें यदि यह समझ आ जाता है, जैसे वैज्ञानिकों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हम्म उपयोगिता को छोड़कर दुरुपयोगिता से कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय बर्बादी के। हम्म ये सब अगर हमें पहले समझ में आ जाता, तो हम्म मानव सुखी और समृद्ध हो सकते थे। हम्म अनेक घाट घाट के बाद समुद्र नदी में आती है, शायद हम्म नियति यही रही हो। इस लाइन को हम्म एक्सप्लेन करना है। जी जी, ये ना मैं पुरानी बुक से कर रही हूँ, तो मुझे ना वैसे मिल नहीं रहा है। अच्छा, एक मिनट। मैं इसीलिए वो लाइन ही पढ़ दी दीदी। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे दीदी? हाँ, इसमें है कि यदि यह समझ में आ जाता पहले, तो मानव हम्म समृद्ध व सुखी हो सकते थे। अनेक घाट घाट के बाद नदी समुद्र में आती है, शायद नियति यही रही हो। जी जी जी, हाँ, इसी को बता बहुत ही रही सुंदर लाइन है ये, बहुत ही बढ़िया। मतलब कभी बाबा जी जैसे ना दया कृपा करुणा के सागर रहे, सागर हैं, तो ये उसी बात को कह रहे हैं कि कहीं पे भी पुरानी कोई भी बात को कलंकित नहीं होने दे रहे हैं। जबकि बाबा जी अपनी ना कुछ उनकी क्लिपिंग्स जब हम सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं विश्वामित्र पर भी क्वेश्चन कर सकता था। ऐसे जितने पुराने ऋषि जो जिनको हम महान ऋषियों में गिनते हैं, बोलते हैं मैं सब पे प्रश्न चिन्ह कर सकता था, मेरे पास वो अधिकार है, पर मैंने एक को भी कटघरे में नहीं रखा। तो बोले वो मैं क्यों करूं? क्योंकि मुझे उनसे कुछ मिला है। तो अस्तित्व में किसी क्रम, किसी तरंग को बाबा जी बता रहे हैं। तो वो क्या है कि जो भी, जैसे अक्सर हमारे साथ भ्रमित अवस्था में क्या होता है, कुछ भी बुरा हुआ हम उसको दोष देते हैं और इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाई। पर बाबा जी क्या कह रहे हैं कि शायद ये सारे वैज्ञानिक को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो जब पहले आदर्शवाद था, जहाँ पे हम पीपल को भी पूजा करते थे, पानी की भी पूजा करते थे, और करो न करो ये भाषा का उपयोग करते थे, जिसमें बहुत सारी मान्यताएं थी। तो धीरे से मनुष्य को एक क्या कहते हैं, राहत की सांस लेने को मिला, जहाँ से विज्ञान युग आया। तो विज्ञान युग में मनुष्य ने बहुत सारे यंत्र बनाए और इतनी स्पीड बढ़ गई मनुष्य की कि लगता था कि हमारे हाथ में सब कुछ है। यंत्र है तो मेरे हाथ में सब कुछ है। अभी के बच्चों में यंत्र नहीं है, फास्ट बाइक नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उन्हें लगता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि धरती में कैसे क्रम है कि नाला, छोटे छोटे नाले होते हैं, वो नदियों में मिलते हैं, फिर वो नदियां बड़ी नदी में मिलती है, और वो नदी समुद्र में मिलता है। ये हम अस्तित्व में अपनी धरती में ठीक से देख पाते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे तो जब आप आगे भी वाद भी पढ़ेंगे ना, कुछ जगहों में लिखा है आदर्शवाद में एक जगह आई थी जहां पर अगर मनुष्य रखता कि आदर्शवाद के जो महान व्यक्ति हैं उसकी पहचान व्यवहार से है, तो आदमी बच सकता था। ऐसे विज्ञान में भी बाबा जी लिखे हैं कि विज्ञान का जब चरम सीमा था, तो वहां पर अगर वैज्ञानिक का प्रमाण व्यवहार से रखता, तो भी मनुष्य बच सकता था। तो ये दो जगह पूरे युग में एक ट्रांजिशन पीरियड आई थी, लेकिन मनुष्य उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन उन सब के बाद बाबा जी ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ने सब कुछ तो कर डाला है ना, इससे मिलाना उससे मिलाना, फिजन फ्यूजन सारी चीज तो कर डाली, लेकिन शायद नियति में यही स्वीकार है। क्या स्वीकार है? कि मनुष्य धीरे धीरे, जैसे ना दुखी का टूरिस्ट, हम सारे टूरिस्ट है ना, कितनी सारी शरीर यात्रा करते हैं, दुख के टूर में घूमते हैं, कभी इस संबंध में कभी उस संबंध में। वो टूर है कि पूरी ही नहीं हो रही है।
तो शायद यही घाट घाट गुजरते गुजरते शायद हम लोग ज्ञान के समंदर तक पहुंच पाए, शायद नियति में यही स्वीकार है। तो अभी आदर्शवाद की भी चरम सीमा भक्ति विरक्ति सब ने करके देख डाली। विज्ञान की चरम सीमा चांद तक मंगल तक चरम सीमा तक पहुंच गए। तो शायद अब मनुष्य के पास अब ये नदी नाले से गुजरते हुए इस समुद्र में पहुंचेंगे। इस आशा के साथ बाबा जी ने बात कही है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, ये एक आशा है। ठीक है जी दीदी? दीदी, हाँ जी, समझ आया। हाँ हाँ जी, और जी किसी को कोई क्वेश्चन करना है कि मैं करूँ कंटिन्यू पेज 10 का? हाँ दीदी, बिल्कुल बोलूँ क्या? कीजिए। आई थिंक आपके क्वेश्चन सबके आंसर्स हुए, सबके लिए आंसर हुए। ओके, थैंक यू। दीदी हाँ दीदी मैंने डाला था पेज 10 से वो अस्तित्व जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण को जी थोड़ा हाँ सा और जी, दीदी, डिफाइन कर देते दीदी। बढ़िया बढ़िया। हाँ एक्चुअली दीदी, यही तीन मुद्दे हैं। हाँ इसके जस्ट पहले वाला पैरा है ना, उसमें है, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन भी है मेरा। अच्छा। मतलब पेज 10 में ही जो अस्तित्व जीवन और आचरण की जो भैया ने बात की, उसके हाँ हाँ। ऊपर जो पैरा है उसमें एक लाइन है, मुझे वो पूछनी थी। उसमें है कि अच्छा, पहले तो वो कहते हैं कि मैंने मुझ में शोध किया और मुझ में ही जांचा, और पता आप चला लोग कि एक सभी लोग एक मिनट, आप सभी अपना म्यूट कर लीजिए। जो क्वेश्चन कर रहे हैं केवल वही ही रखिए, बाकी सब अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था बाकी सबसे। अचल भाई ने बढ़िया कर दिया, थैंक यू सो मच। हाँ ये हाँ जी वेलकम दीदी दीदी। पूछिए। हाँ हाँ ठीक है दी, बोलो। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ दीदी, इसमें वो कहते हैं कि मानव समझदार होता है और बंधन से मुक्ति पा जाता है, लेकिन हम्म समझदार हो कैसे? और अब इस देखी हुई बात को मैं मतलब कैसे जांचूं कि मुझ में क्या भ्रम है? मैंने देखा, हम्म मुझ में शोध किया मैंने, और मैं जांचा कि हमारे पास बंधन का कोई कारण नहीं दिखता। तो यही हम्म, स्थिति क्यों न सब में पैदा की जाए। एक वो मतलब जी उन्होंने बंधन का क्या कारण नहीं दिखा, उन्होंने क्या जांचा, एक तो वो, और दूसरा है फिर वो अपने में ये भी जांचे कि ये क्या हम ये सब संप्रेषित कर पाएंगे, क्या लोगों को हम्म इसकी जरूरत है? हम्म मतलब ये क्वेश्चन इतना प्रासंगिक है, लगता है उस समय भी था, अभी भी ये वाला प्रश्न बहुत जगह है ही। हम्म। तो ये दोनों को थोड़ा करके फिर आप जी ये वाला अस्तित्व और जीवन का। हाँ ठीक हाँ है हाँ दी, मैं म्यूट करती हूँ, आप फिर जी बोलना। जी ठीक। जी जी। तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं दीदी आप, है ना? तो इसी के ऊपर बाबा जी ने लिखा है, इसके पहले भी आया है कि बंधन अभी तक, अगर हम आदर्शवाद में देखें तो बंधन, कोई और हमें बंधन में डालता है और कोई और हमें मोक्ष दिलाता है ना? तो मनुष्य मूल रूप में एक जीव है, जो एक पापी के रूप में होता है, और है ना, बंधन में डालने वाला भी कोई और है और मुक्ति दिलाने वाला भी कोई और है। ये पूरी बात लिखी गई है। तो जब बाबा जी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वेद उपनिषद पढ़ते वक्त उन्होंने उस पर प्रश्न लगाया, ये कैसे हो सकता है? तो उस प्रश्न के चलते जो उन्होंने अनुसंधान किया, उसमें उन्होंने पूरे अस्तित्व को देखा। तो पूरे अस्तित्व में, जैसे आज आप पारदर्शी होके अपने घर में बैठे हैं, आपको हर चीज ऐसे पारदर्शी दिख रही है पर समझ में नहीं आ रही। उन्होंने अस्तित्व को ऐसे पारदर्शी देखा है अपनी आंखों से, जीवन से, ज्ञान की दृष्टि से, है ना, आर पार देखा है। तो उन्होंने देखा कि बंधन में डालने वाली कोई चीज ही नहीं है ना? मैं तो बंधन मुक्त हूँ, मुझे तो एक पहाड़ भी आर पार दिख रहा है, परमाणु भी आर पार दिख रहा है, मुझे मेरा शरीर आर पार दिख रहा है, सब कुछ आर पार दिख रही है। तो लगा कि ये बिल्कुल भ्रम की बात है कि कोई और बंधन में डालता है, तो मैं बंधन से मुक्त हो गया। मतलब बंधन का मतलब मध्यस्थ दर्शन में बता रहे हैं भ्रम। बंधन मतलब भ्रम, मतलब कोई समस्या, कोई तकलीफ,
प्रश्न मुक्ति, है ना, किसी भी प्रकार का भ्रम मुझ में है ही नहीं। ये जब उन्होंने देखा मेरे पास भ्रम नहीं है तो क्या है, तो है समझ, है समाधान है। तो इसी को बाबा जी ने बोला कि जब मैंने, जैसे आप हम अस्तित्व में अभी अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे बाबा जी ने अस्तित्व में अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मेरे पास बंधन मतलब भ्रम का कारण कुछ भी नहीं दिखता। तो ये इतनी सुंदर सुखदाई स्थिति क्यों ना सब में पैदा की जाए। पर उन्हें, है ना, क्योंकि वो लंबी समय साधना में थे तो उन्हें अपने ईयर्स मतलब कितने वर्ष हो गए, शरीर की कैसी स्थिति है, अभी समाज की कैसी स्थिति है, ये उन्हें बहुत ज्ञान नहीं था, क्योंकि लंबे समय वो विरक्ति रूप में अकेले साधना किए थे। तो इसीलिए उन्हें लगा कि क्योंकि जब उन्होंने साधना किया तो उनकी पत्नी उनके साथ थी, तो उन्होंने बोला अपनी पत्नी को कि आपका इतना साथ रहा मुझ में, मेरे पूरे अनुसंधान में, है ना, आप मेरे अभिभावक हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्या प्राप्त किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा में ही पूरा अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। तो उन्हें लगा कि जिसने मुझे इतना साथ दिया वो इनको नहीं समझना चाह रहे हैं, तो क्या दूसरे इसको समझना चाहेंगे, है ना। तो उस वक्त की शिक्षा की स्थितियां अलग थी, पॉलिटिक्स की स्थितियां अलग थी, राजनीति की स्थितियां अलग थी। तो इसलिए मन ही मन उनके में ये प्रश्न उठा कि क्या इसको, मेरा ये जो पुरुषार्थ है या ये जो फल है मानव जाति का, इसको लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं। लेकिन बाबा जी कभी भी निराशावादी नहीं रहे, उस आशा के साथ कि ये मनुष्य के पुण्य के कारण मुझे मिला है तो मनुष्य के लिए ही अर्पित होगा, क्यों नहीं मनुष्य से स्वीकारेगा। इसीलिए फिर पूरी आशा के साथ में इसको संप्रेषित करें। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर। हाँ दी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना। तो अभी भैया का हाँ। प्रश्न है, हाँ मुझे अस्तित्व। सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसी से मुझे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर उनकी वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो क्या आज जो मतलब हमारे घरों में सब लोग हैं और वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो मतलब इसको फिर हम किस ढंग से रखें? ठीक है, तो मैंने अपनी बात ठीक से नहीं कही। एक्सेप्ट का मतलब माता जी ने उनके ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे नहीं था। माता जी की पूर्ण स्वीकृति थी, पर वो निरंतर अपने पति के साथ में एक पति परमात्मा के रूप में उन्होंने देखा। तो बाबा जी ने ग्रहण किया मतलब मैंने ग्रहण कर लिया, उनका वो स्वीकृति था। आपने खा लिया तो मैंने खा लिया, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैंने प्राप्त कर लिया, है ना। अब आप इसको मुझे बताएंगे तो आपका और समय जाएगा। तो आपने तो ये संसार के लिए किया है, तो मेरे पे आप समय अपना मत करिए। आपने पा लिया तो मैंने तो पा ही लिया है, अब आप इसको संसार को दीजिए। ऐसे उनकी स्वीकृति थी। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ जी। तो अभी हम अस्तित्व। दीदी दीदी यहाँ पर बंधन से मुक्ति यानी वो मोक्ष से रिलेटेड है क्या? यहाँ पर बंधन, मैंने अभी फिर से बोला था, बंधन का मतलब भ्रम से मुक्ति, बंधन बराबर भ्रम। जी दीदी, है क्योंकि ना। उसमें जो हाँ लिखा है कि भाई आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, हाँ भ्रम रूपी बंधन से मुक्त हो गए। हाँ, ये आदर्शवाद में उन्होंने वैसे पढ़ा था कि, और उसी पे उनके क्वेश्चन थे कि आवागमन से मुक्ति हो जाएगी तो क्या इसी को मोक्ष बोलेंगे, ये सब पे उनके क्वेश्चन थे। और जब उन्होंने अस्तित्व को देखा तो देखा बंधन मतलब भ्रम और मोक्ष मतलब निर्भ्रम। ये स्पष्ट हो पाया? जी जी दीदी, हो गया अभी। है ना, बंधन मतलब भ्रम और जी निर्भ्रमता का मतलब है समझ का पूरा हो जाना। मोक्ष को इतना आसान उन्होंने बताया है कि आपकी समझ पूरी हो गई, आपका जानना पूरा हो गया, वो ही है मोक्ष। जी मतलब उसमें ये समझ में आया कि जो है सब अस्तित्व में ही है, मतलब कोई न कहीं जा रहा है न कहीं आ रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। दीदी, हेलो। तो
हेलो, हाँ दीदी। हाँ, हम लोग का भी क्वेश्चन है ना, भेजे हैं उसमें। जी, अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ ठीक है ना, अभी कोई हम बात लोग नहीं। पेज के अनुसार चल रहे हैं। हाँ उस पेज ठीक पे है दीदी। आपके आते हैं और तो हाँ फिर करते हैं जी। ठीक है। तो भैया का प्रश्न है, अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण। तो कुल मिलाकर ये 3 ही बात समझ में आ रही है कि अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो अभी अस्तित्व के बारे में बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं कि कौन चलाता है ये धरती, कैसे बनती है सब चीजें, क्या कोई चलाने वाला है, क्या कोई मिटाने वाला है ना। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो अस्तित्व को बाबा जी ने जो बताया है, अस्तित्व मतलब, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, अस्ति और त्व। तो अस्ति का मतलब है होना और त्व का मतलब है व्यवस्था। तो बाबा जी ने जो अस्तित्व का दर्शन किया, उस ज्ञान में इन्हें समझ में आया कि जो होना है, जो हर इकाई का जो होना है वो व्यवस्था में है। तो अस्तित्व एक व्यवस्था है। और उस वो व्यवस्था कैसे है? तो अस्तित्व व्यवस्था का मतलब कि एक वस्तु है जिसका आकार है, एक वस्तु है जिसका निराकार है, एक वस्तु है जो क्रियाशील है, एक वस्तु है जो क्रिया शून्य है, एक वस्तु है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, एक वस्तु है जो शून्य है, आकाश है ना, ज्ञान है। और ये दोनों साथ साथ है, ऐसा साथ साथ है कि अलग ही नहीं होता। इस दर्शन को ज्ञान रूप में समझा, जिया, ये है अस्तित्व दर्शन ज्ञान। तो अस्तित्व में ना तो कोई कुछ बनाता है, ना तो कुछ बिगाड़ता है, सब कुछ स्वानुशासन, स्वयं स्फूर्त नृत्य होता है। उसी नृत्य के चलते अनेक परमाणुओं के क्रिएटिविटी में, है ना, हमको सेल्स, सेल्स का बनना, और उसी से इतने प्राण कोशिकाओं से पूरी प्राणावस्था का जन्म, और प्राणावस्था के अवशेष, जैसे अभी बारिश में हम देख रहे हैं, उन अवशेषों से, वहां से छोटे छोटे कीड़े, स्वेदज का जन्म, स्वेदज के ही से अंडज का जन्म, अंडज से ही पिंडज का जन्म, और इसी तरीके से जीवावस्था पूर्ण रूप से अपने नृत्य के साथ, अस्तित्व में खुशहाली के साथ, है ना, अपने में भी व्यवस्थित और अगली व्यवस्था को भी व्यवस्थित करते हुए एक नृत्यमय के साथ। तो अस्तित्व में देखे शुभ ही शुभ है, नित्य शुभ। और जो कुछ भी है वो परंपरा को बना रहा है। एक पेड़ भी अपनी पूरी परंपरा बना रहा है, एक पक्षी भी अपनी परंपरा बना रहा है। तो उसी रूप में मनुष्य को भी देखा। जब मनुष्य को देखे तो मनुष्य का शरीर भी दिखा और मनुष्य को चलाने वाली एक चीज भी दिखी। तो अभी हर वस्तु को देखते हैं तो साइंस ने बता दिया है, हर चीज का मूल रूप परमाणु है। तो जो मनुष्य शरीर को चला रहा है वो भी क्या होगा? उन्होंने देखा वो भी एक परमाणु है, एक तृप्त परमाणु। पर उसको वो खुद तृप्त परमाणु है, पर तृप्ति की तलाश हर क्षण है। क्यों है इतना अतृप्त मनुष्य? हर जगह तृप्ति में, मैं तृप्त कैसे हो जाऊं, यही तो है तलाश। इतना तृप्त हो जाऊं कि एकदम भीग जाऊं मैं तृप्ति में, मजा आ जाए, आनंद ही आनंद। तो यही है जीवन ज्ञान। मैं तृप्त हूं, मैं होने के रूप में तृप्त हूं, बस इसी को पहचानना है जीवन ज्ञान में। और कोई पुरुषार्थ नहीं है, ना कोई बर्फ बनाना है, ना पत्थर तोड़ना है, ना हिमालय चढ़ना है। मैं जैसा अस्तित्व में हूं, मनुष्य को वैसे उसको पहचानना है। इसी का नाम है जीवन ज्ञान, है ना। जीवन रूप में मैं कैसा हूं, मैं सचमुच में तृप्त हूं। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, जैसे अस्तित्व की मैं आपको बात बताती हूँ, आप कहीं और कोई बात कह रहे हैं, अनुभव आप लोग सुने होंगे। अनुभव असल में एक तृप्ति स्थली है, जो जीवन के मध्यांश में है, आत्मा में एक क्रिया है जिसका नाम है अनुभव। तो अनुभव क्या है? एक तृप्ति स्थली का नाम है। और अपन जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी अच्छी बात लगती है, तुरंत हमें ऐसा लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छी है, हमें छू जाती है वो बात।
तो वो फोटोग्राफी अनुभव में अपन जितना पढ़ रहे हैं वो होने के रूप में सारी फोटोग्राफी जीवन में बनी हुई है ऑलरेडी। हमको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वो फोटोग्राफी ऑलरेडी बनी हुई है। आप यहाँ से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, वो फोटोग्राफी और वो फोटोग्राफी मैच हो जाती है तो आपको मजा आने लगता है। अभी यही मैचिंग के लिए मनुष्य के पास टाइम नहीं, तो जीवन ज्ञान के लिए टाइम निकालेंगे तो वो फोटोग्राफी के साथ में हमारा अस्तित्व और जीवन और मेरी चाहत, ये फोटोग्राफी के साथ हम मेल मिलाप हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है, 2 = 2 है ना, इक्वल्स आपको पता चलने लगेंगे। अब इस सब का सारा रिफ्लेक्शन अस्तित्व दर्शन ज्ञान का, जीवन ज्ञान का, अब सारा ज्ञान संपन्न आप हो गए, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा? तो मनुष्य के आचरण में दिखेगा। और कहाँ दिखेगा? तो मनुष्य का आचरण एकदम सुगंधित हो जाता है, नृत्य संगीत तालमेल के साथ हो जाता है। हर संबंध में आपको संगीत दिखाई देने लगेगा। वो कैसे संगीत दिखाई देगा? मूल्य में, भाव में। जब भाव बहते हैं तो संगीत ही संगीत सुनाई देता है। फिर मनुष्य का पहचान किस में? पैसे में कि रूप में? तो क्या पता था मूल्य के बाद चरित्र में। मेरा चरित्र में मुझे मजा आने लगता है ना? तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में मूल्य, चरित्र और नैतिकता होता है। तो नैतिकता मतलब मेरा जो तन मन और जितनी प्राकृतिक वस्तुएं मेरे साथ है उसका अपने पोषण के लिए और समाज गति के लिए उपयोग होने लगता है। अपना सुख ऐसा कुछ दिखता ही नहीं, सर्व शुभ नहीं मेरा शुभ है, ये भासने लगता है। ये क्यों भासने लगता है? क्योंकि पूरा अस्तित्व ऐसा है। पूरी व्यापक वस्तु, बाबा जी एक जगह लिखे हैं, देखो ये व्यापक वस्तु अपने गोद में सबको संभाले हुए है। और मनुष्य की क्या दुर्भाग्य है, अपने गोद में अपने परिवार वालों को भी नहीं पाल पाता है खुशहाली से। तो है ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। एक व्यक्ति ने स्वायत्तता का परिभाषा पूछा था। तो स्वायत्तता मतलब यही है कि ये तीनों ज्ञान संपन्न हो जाएं। इससे क्या होता है? मानवीयतापूर्ण आचरण कैसे होता है? जहां भी हूं स्वयं में विश्वास के साथ हो, जहां भी हूं श्रेष्ठता के सम्मान के साथ हो, जहां भी हूं व्यवहार में मैं सामाजिक हूं, है ना, व्यवसाय में मैं स्वावलंबी हूं और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के साथ हूं। तो आगे ये भी एक प्रश्न आया है एक बहन का, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन का क्या मतलब है? तो अभी हम प्रतिभा मतलब उसमें कोई टैलेंट को हम प्रतिभा बोलते हैं। यहाँ पे प्रतिभा मतलब बाबा बोल रहे समझदारी, मेरा ज्ञान संपन्न हो जाना, मेरा समझ का पूरा हो जाना। तो जब हम समझ पूरी हो जाती तो क्या होता है? मेरे जीने में वैसे आने लगता है। तो मेरा प्रतिभा मतलब मेरा समझ और व्यक्तित्व मतलब मेरा जीना, इसमें संतुलन होने लगता है, उसमें अंतर्द्वंद नहीं होता है। तो इतनी सी बात है। ठीक है भैया। ये दीदी प्रतिभा और संतुलन का एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ, एक मिनट दीदी, जिनका प्रश्न था भैया आपको पहुंच पहले वो पाया? कर दीजिए। हाँ दीदी, ये तो समझ आया कि जैसे हम सब अस्तित्व में हैं कहीं भी, हाँ। और एक इकाई है अपन अस्तित्व की एक। तो जब जीवन की बात आती है कि जीवन को समझना है, तो दूसरी इकाई के जीवन को भी अपने को समझ आने लगेगा ना दीदी कि वो क्या चाहता है, या सभी की चाहत एक ही है? जी बिल्कुल। मतलब यहाँ पे जीवन समझने से मतलब कि हमारी इकाई हमको खुद समझना है कि हमारी क्या चाहत है, हमारा क्या आने का उद्देश्य क्या है, हमारी उपयोगिता क्या है, या सभी के लिए ये? जैसे हम चावल बनाते हैं भैया, तो एक चावल पकने से सारा चावल पकता है ना? जी। हाँ, ऐसे एक जीवन समझ में आने से सब कुछ, सारा जीवन समझ में आ जाता है। अभी जीवन ज्ञान में उसकी 10 क्रियाएं हैं। आपका परिचय शिविर हुआ है भैया? हाँ हुआ ना दीदी, है ना? तो उसमें जीवन ज्ञान में हम बात करते हैं ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। हाँ, मन में हम बात करते हैं आस्वादन और चयन की। जी।
हाँ, आस्वादन में 3 प्रकार के आस्वादन होते हैं, रुचि मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, जी है ना? तो एक आध बार अभी तो जीवन ज्ञान असल में मानवीय, जब हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पढ़ेंगे या फिर मानव व्यवहार दर्शन आएगा, तो उसकी डिटेल जी में हम जीवन ज्ञान पे बात करेंगे भैया। ठीक है ना दी। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जीवन में 10 क्रियाएं होती हैं और हर जीवन जी में 10 क्रियाएं ही होती हैं। ठीक है ना दी। जी हाँ, हर जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, उसको ऊर्जा प्राप्त है ही व्यापक वस्तु से, हर जीवन को प्राप्त है ही। जी ठीक है, अब ठीक इसमें है ना। आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हैं तो या तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ या फिर ये डिटेल क्वेश्चन है, नहीं क्या आप दीदी, उसको संतुष्ट हो फिर पाए? जब वो, हाँ ठीक है ना दी, जब वो जीवन दर्शन आगे खुलेगा तब फिर उसमें और अच्छे से आ हाँ, जाएगा। हाँ दीदी, हेलो। हाँ दीदी। दीदी आप ऊपर शायद म्यूट। म्यूट हो गए। हेलो। हाँ दीदी। अरे हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी, अभी अभी आपने जो बताया था कि प्रकृति में नृत्य है और नित्य वर्तमान है, मतलब प्रकृति अस्तित्व में एक एक इकाइयां सभी हम्म नृत्य में है और नित्य वर्तमान भी है, ऐसा हम्म इसको भी कनेक्ट होता है क्या? इसको एक बार फिर से बोलिएगा ना। इसको इसको अपन बाद में रखेंगे क्या दीदी? ये ना मैं आपको मानव व्यवहार दर्शन में लूंगी जब सृष्टि दर्शन अच्छा। होगा। जी जी, जब आप हाँ पूरी ठीक है ना सृष्टि दी। को जब आप पूरी सृष्टि को पढ़ेंगे ना, ये एक बहुत डिटेल सब टॉपिक है। खुलेगा, हाँ। हाँ हाँ, ठीक तब है। आपको अपने आप दिखेगा नृत्य। जी हाँ नहीं, आभास तो हल्का होता तो लग रहा है कि अच्छे से देखें इस चीज को। ठीक है ना हाँ, दी। हाँ दी, आप आगे बढ़िए, बढ़ सकती हैं। आप प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन इसको पूछ जी रहे थे। हाँ हाँ। ठीक है, इससे लगा हुआ ये तो इसको कर लेते हैं। तो हाँ जब हम एक्चुअली इस ये ना, अभी जो आप प्रतिभा और संतुलन मेरे ख्याल से और 2-3 पेज के बाद है, अच्छा मतलब तो पेज रुक जाते हैं, 17 में है। तो तो किसी रुक को और जाते कुछ हैं। पूछना हो, जैसे अभी अपन पेज 11 में है और ये टॉपिक है पेज 17 में। ठीक, तो आगे चलते हैं। हाँ, वो किसी को भी कुछ और पूछना है या देखना है। हाँ हाँ, पेज वाइज आप लोग देखते जाइए। एक तो भैया ने भी पूछा था, वो मानव की समझदारी तरंगवत है। हाँ, वो पहले ही पूछ लिया था चल भाई ने, है ना? हाँ हाँ। हम्म, और एक है, ये धरती स्वयं संभल पाती यदि, उसने उन्होंने मतलब क्वेश्चन मार्क के तरीके से बोला है ना कि चिरकाल तक धरती पर मनुष्य रह सकता है बिना घायल के, बिना पेट फाड़े। हाँ हाँ इसकी भी विधि समझदारी से आती है यदि धरती स्वयं संभल पाती। हाँ 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 हाँ, हाँ ये ठीक मतलब बात है। स्वयं। हाँ बात है, ये क्या बात है? तो ये इससे बड़ा उपकार यह होगा, धरती को बिना घायल किए, बिना पेट फाड़े, बिना बर्बाद किए मानव चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है। इसकी भी विधि इसी समझदारी से आती है यदि धरती स्वयं संभल पाती है। तो अभी जिस तरीके से अ, हम सूरज का एक हाल देखते हैं कि फिजन फ्यूजन का एक हाल है, और हम अपनी धरती में फिजन फ्यूजन एक आम व्यक्ति को पता नहीं चलता है, पर कहीं समुद्र के भीतर कहीं कुछ, ये सब जो सुनामी भी आया था उसका भी यही है कि कुछ परमाणु बमों का विस्फोट हुआ है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है कि धरती हमेशा ठोस बनी रहेगी। आदमी सोचता ही नहीं है कि पानी है तो कभी खत्म हो सकता है, आदमी सोच ही नहीं पाता, है ना? धरती ठोस है तो ये कभी अलग हो सकती है, सोच ही नहीं पाता, लेकिन ये मुमकिन है भाई। पानी बना है तो बिल्कुल पानी उड़ सकता है, और धरती ठोस हुई है उसका एक क्रम है, और अगर हम उसे नहीं संभाले तो धरती असंतुलित होगी ही, है ना? धरती कोशिश तो कर रही है। एक जगह बाबा जी ने, पता नहीं इसमें लिखा है कि कहाँ लिखा है, मुझे वो लाइन याद आ रही है कि मनुष्य जैसे अपनी मुद्रा, अपने भाव भंगिमा को देखता है, इसी तरह से धरती की भी कोई मुद्रा है, उसका भाव भंगिमा है ना? मैं क्योंकि नृत्य की एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे जहाँ पे भी ये सब शब्द आते हैं मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ।
कि जी। भाई धरती का अपना एक मुद्रा है कि नहीं है, धरती हम सबको पाल रही है कि नहीं है, तो धरती अपने आप को संभाल रही है, पर हम लोग जाग ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हम अपने घर में बैठे बैठे एक जो छोटी सी लाइट फैन की बात करते हैं या फिर फालतू घूमने फिरने की बात करते हैं, हम कितना ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। खाने को सबको चाहिए ऑर्गेनिक, उगाना कोई नहीं चाहता है। धरती संभाले तो संभाले कैसे भाई, कोई जादू थोड़ी है कोई जी। जादू से थोड़ी धरती अपने आप को संभाल लेगी, इसमें हमारा पुरुषार्थ लगेगा। तो एक जगह और बाबा जी बोले हैं कि मेरे अकेले के हज करने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये भी एक व्यक्तिवादी काम हो गया कि एक अनुसंधान हो गया, एक व्यक्ति समझदार हो गया, इससे धरती थोड़ी संभल जाएगी। हर व्यक्ति को हज करना पड़ेगा, है ना। तो आज ही मेरी बेटी का, आज मेरी बिटिया से मेरी बात हो रही थी, तो उसने बोला मम्मा मेरे उसका टाइम टेबल आज थोड़ा फिक्स हुआ है, मेरे को कृषि नहीं करनी। तो हम बोले क्यों, तो बोली बस मुझे नहीं करना है। तो अच्छा पीछे वही थॉट था। मैंने बोला बेटा खाना है कि नहीं ऑर्गेनिक, हाँ मम्मा खाना है पर मेहनत नहीं करनी, ये कैसा लॉजिक हो गया आपका, ये कोई लॉजिक की बात ही नहीं हुई खाना है तो मेहनत भी करना है, एक चींटी भी मेहनत कर रही, एक चिड़िया भी मेहनत कर रही है। तो हमारे घर में जहाँ पे हम कपड़े डालते हैं, एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है, सब बहुत ही छोटी चिड़िया है और उसका घोंसला भी उतना ही छोटा, पर उसने 2 अंडे वहां पे दिए। अब एक अंडा उसका टूट गया, एक अंडे से बच्चा आ गया है। अब वो बच्चा भी भारी हो गया क्योंकि उसके माता पिता या है ना उसको भर भर के खिलाते हैं, और आज सुबह उसका घोंसला टूट गया और वो बच्चा नीचे है। अभी वो उसकी माँ है और उसके पिता हैं, पिता ही होंगे मेरे ख्याल से, तो वो उसको खिलाने के लिए आ रहे हैं, मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं उसको खिलाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। पर अब रात हो गई है, अब वो अपने घोंसले में चली गई है। तो मैं इससे ये बताना चाह रही हूँ कि अस्तित्व में हर कोई मेहनत कर रहा है धरती को संतुलित रखने के लिए। एक भौरा भी, एक केचुआ भी, है ना, एक छोटे छोटे कीड़े अभी आप देखेंगे आपके घरों में आते होंगे बारिश में। हम किस, मतलब हम कैसे उसको समझे, मनुष्य बगैर समझे नहीं कर सकता, पर यह आशा है कि हम सब करेंगे। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ जी दीदी। और आगे है भी। आप लोग और भी भाई बहनों का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। एक शक्ति केंद्रित शासन किसी किन्हीं भाई जी का आया था। मैंने ही पूछा था दीदी। अच्छा हाँ भैया, तो बताइए ना। वो शक्ति केंद्रित शासन और धर्म संविधान का क्या पर्याय है दीदी? जी भैया, तो क्योंकि ये इस तो जैसे भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित कर रहे हैं या फिर ये चीजें हुई, लेकिन इसका पर्याय क्या है दीदी? अपन के पास समझदारी पूर्वक तो अपन मतलब जी सकते हैं, तो क्या समझदारी आने के बाद इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? यही एक पर्याय दिख रहा है इससे। बिल्कुल ठीक बात समझ रहे हैं भैया। और समझदारी के है पहले ना भी दी? क्या इसकी आवश्यकता लगती है? कभी कभी तो लगता नहीं है दीदी, लेकिन कभी कुछ क्रिमिनल केस होते हैं या लगता है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कुछ हद तक उसके कारण कंट्रोल में तो है। ठीक बात है। पूरा नहीं है कंट्रोल, लेकिन कुछ कंट्रोल में है। हाँ जैसे अभी हम चाइना और इंडिया का भी देख रहे हैं। जी। तो ठीक बात है, अभी तो ऐसा भासता तो है कि ये नियंत्रित में है। और समझदारी के बाद तो, या समझदारी के पहले भी, अगर मेरे बच्चा कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? उसकी गलती को मतलब समझाना ही पड़ेगा दीदी उसको कि भाई गलती है तुम्हारी ये, या समझदारी ही पूर्वक हल करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा आचरण क्या हो कि तुमसे ये गलती ना हो दोबारा। है ना, यही करेंगे। तो अभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको परिवार में? हम्म।
कुल मिलाकर इतनी ही आवश्यकता है संबंध को पहचानने की। और मेरा जितना भी क्षेत्र है, मेरा गांव तक एक अच्छा क्षेत्र है, तो मेरा जी। अपने परिवार में भी अच्छा एक जो भी है, मैंने ये देखा ज्यादा से हम्म। ज्यादा बातचीत करने से हर समस्या सॉल्व हो रही है। जैसे अभी हम क्राइम किसको बोलते हैं, या तो किसी को मारना, मतलब आपराधिक गतिविधियां यही है ना। जी। अच्छा, अभी तो हम सब बड़े बात कर रहे हैं। शारीरिक बलात्कार तो हमें समझ में आता है, मानसिक बलात्कार का क्या करें। ये मेंटली टॉर्चर जो मानसिकता, करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर बच्चे के साथ, मुझे लगता है हर मानव के साथ आप बहुत सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं शक्ति से, हम पेरेंट्स और बाद में फिर बच्चे वैसे कहीं ना कहीं जब हम पारदर्शिता से बात नहीं कर पाते ना, हमको लगता है हम पारदर्शिता से बात नहीं कर पा रहे या बात नहीं सुन पा रहे, तो दोनों ही जगह शक्ति का वहां पे प्रदर्शन होता है। और एक समय लगता है, बिल्कुल समय लगता है, पर हमने 10 वर्षों के बाद अपने संबंधों में देखा, 10 वर्ष लग गए, पर उसके बाद जो मजा आता है, जो हमने मतलब कि उस चीज का जो मजा लिया ना, किस चीज का, संवाद का, संवाद को छोड़ा नहीं। जो संवाद को हमने नहीं छोड़ा, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आगे की पीढ़ी में, छोटे बच्चों में दिखता है कि मतलब कि ये शक्ति केंद्रित शासन या आपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म तो नहीं हो सकता, जन्म ले ही नहीं सकता ये चीज। और हमें आज ही बच्चों के साथ, मतलब गर्भ में जो बच्चा है या जो माँ बाप बनने वाले हैं, वहां से हम कुछ चीज आज से शुरू करेंगे तो हमको बच्चे वैसे मिलेंगे जिनकी प्रवृत्ति ऐसे ना हो। ये जो दीदी है शक्ति केंद्रित शासन बंधन, इसको ये अपन भय प्रलोभन से ही रिलेटेड है ना, ये दोनों हाँ भैया, शक्ति केंद्रित शासन इसी जो से अपन रिलेटेड इससे है। कर रहे हैं भाई, अपराध को अपराध से। हाँ, चलो जी। मतलब हम इस बात को मूल रूप में, अस्तित्व का क्या ज्ञान है कि मूल रूप में परमाणु में भी व्यवस्था में जब हम जाते हैं तो एक अंश दूसरे अंश से संबंध को पहचानता है, इसलिए परमाणु के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ये हम अस्तित्व की थ्योरी स्टार्टिंग से हम यही पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से संबंध पहचानता है तो परिवार बन जाता है, एक परिवार दूसरे परिवार से संबंध पहचानता है तो समाज बन जाता है। ऐसे ही देश देश से संबंध पहचानता है तो अखंड समाज बन जाता है। तो कुल मिलाकर एक ही थ्योरी है जो अस्तित्व के स्टार्टिंग से आता है, एक नियम, सह अस्तित्व का नियम। ये नियम नहीं पहचानने से गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम करो, ये सब भ्रमित अवस्था में हो रहा है। ठीक बात है दीदी। हाँ, मिलकर काम करते हैं भैया इस पे। जी दीदी जी जी, बहुत सुंदर दी। बहुत बढ़िया जी। आगे आगे जिनका प्रश्न है वो ले लीजिए, आगे पन्नों में। दीदी। जी हाँ जी, पेज 14 में है दीदी कि आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। बढ़िया। उसी से बस एक लाइन आगे भी था दीदी, वो कार्य हाँ गति, विचार गति और व्यवहार गति। हाँ 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 हाँ, ये हाँ हाँ टॉपिक हाँ है हाँ। ये पूरा। मतलब आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की, मतलब ये पैरा ही है, वहां ये से पूरा। लेके दूरियां बरकरार है तक। बढ़िया। तो इसका जो पूरा अगर हम सार को लें तो आदर्शवाद ने ये कहा कि मनुष्य जीव कोटि का है ना, उसे पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य कार्य करने होंगे, इस तरह से वो मुक्त हो सकता है, और शरीर उसके लिए एक बाधा है।
तो अगर आपको पुण्य कमाना है, अगर आपको मोक्ष कमाना है, तो आपको विरक्ति विधि से साधना करनी पड़ेगी, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने आदर्शवाद ने संवेदनशीलता को एंटरटेन नहीं किया। उसने कहा अच्छा खाना बुरा है, अच्छा देखना बुरा है, अच्छा सोना बुरा है, परिवार बुरा है, और एकांत में साधना की जाती है। तो संवेदनशीलता वो वस्तु है जिससे आप समझदारी के अगर पथ में चलते हैं या मोक्ष के पथ पर चलते हैं तो आपके बाधा आती है। तो इसी कारण परिवार से विरक्त होकर आप कुछ काम करते हैं तो वो आदर्शवाद ने कहा है तो मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं। और तरह तरह के भोजन इससे नहीं करना है, कंदमूल खाना है। तो एक तो ये बात जिसने आदर्शवाद ने संवेदनशीलता को कहा, इसको नकारो, इससे दूर भागो। उसी के बाद मनुष्य तो चाहता ही था, अंदर से कहाँ टिक हुआ था। उसके बाद आया विज्ञानवाद। विज्ञानवाद ने संवेदनशीलता को जबरदस्त एंटरटेन किया। खूब खाओ इसी में सुख है, खूब घूमो इसी में सुख है, अच्छा देखो, है ना, जो जिसको कहते हैं अभी के उसमें संवेदनशीलता मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो त्वचा को अच्छा लगने वाली सारी अच्छे अच्छे कपड़े, बिस्तर, चादर सब बना दिए। इसको बाबा जी जो कहते हैं कि आदर्शवाद ने इन सबको वो कहा नकारा, झोपड़ी में रहो, ये बताया। और विज्ञानवाद ने, है ना, एक शब्द बोलते हैं, एक मिनट, बरमुडा ट्रायंगल। तो मनुष्य बरमुडा ट्रायंगल में फंस गया। मतलब बाथरूम, टॉयलेट और किचन, बाथरूम भी चमचमाए, बेडरूम भी चमचमाए, और है ना किचन भी चमचमाए। तो बरमुडा ट्रायंगल ये आगे की आप बात पढ़ेंगे तो उसमें आया है। तो विज्ञानवाद ने इसको बताया। ठीक है, फिर से आदर्शवाद ने कहा संवेदनशीलता ठीक नहीं, विज्ञान ने कहा कि संवेदनशीलता बहुत अच्छी है। अब अगर संवेदनशीलता बहुत अच्छी है तो उसका प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होना है। अब एक आदमी उत्पादन करता है तो वो इतना ही धान बनाता है, इतना ही साबुन बनाता है। अब आपको संवेदनशीलता में ही सुख भोगना है तो आपको तरह तरह के व्यंजन चाहिए, तरह तरह के कपड़े चाहिए, तरह तरह के फर्नीचर चाहिए। अब वो तरह तरह की चीजें मनुष्य की सीमा के बाहर है, उसको कोई मशीन ही बना सकता है। तो देखा कि मशीन, जो मनुष्य एक काम को उसको 1 घंटा लगता है, वो तो 1 मिनट में कर लेता है। हाँ, तो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि संवेदनशीलता से सुखी हो सकता है मनुष्य, इसको विज्ञान ने पहचाना। और वहां से यंत्र का आना हुआ, और उस तरीके से जब यंत्र आया तो मनुष्य भी उसके सामने छोटा दिखाई देने लगा कि मनुष्य तो कोई उतना काम कर नहीं पाता है जितना यंत्र करने लगता है। जबकि यंत्र को किसने बनाया? मनुष्य नहीं बनाया। एक्सरे मशीन को किसने बनाया? मनुष्य नहीं बनाया। तो जब हम सबको मनुष्य की इतनी आदत, यंत्र की इतनी अभ्यास हो गया कि सील में कौन पीसे अब उड़द की दाल, वो मिक्सी ज्यादा जल्दी करती है। तो एक तो फायदा मनुष्य को मिला कि मेरा काम जल्दी होता है। नुकसान क्या मिला? मनुष्य अपनी क्षमता को कम करने लगा और यंत्र की तुलना स्वयं से करने लगा। अच्छा, यंत्र इतना फास्ट चलता है तो मेरा भी स्पीड उतना ही हो जाए। उसी का ही एक भाग जो आज हम शिक्षा में बच्चों का देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं टाइम टेबल, है ना। अच्छा, ये ऐसा है, यंत्र की स्पीड हम देखें और मनुष्य, तो यंत्र एकदम पदार्थावस्था की चीज है और मनुष्य भावनाओं की चीज है, जो भावुक होता है। तो जैसे जैसे मनुष्य का स्पीड बढ़ता गया, 1 मिनट, इसको हम यहाँ से पढ़ते हुए चलते हैं तो हम उसमें रहेंगे, नहीं तो टाइम हो रहा है। तो विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता और अनिश्चितता की ओर चले जा रहे हैं। तो विज्ञान से हमें पहुंचना कहाँ है? अल्टीमेट सुख कितने कपड़े में, कितने रुपए में? वो अस्थिर है, वो अनिश्चित है। और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का भी प्रयास किया, वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है वो स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है।
तो आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा है। इस आधार पर मानव के व्यवहार में गति, तो ठीक बात है। तो यंत्र मतलब जो चीज हमारा काम आसान कर दे, स्पीड में कर दे। तो आज इतनी स्पीड है कि जब हम अभिभावकों से बातचीत करते हैं तो एक बहुत संवेदनशील मुद्दा आता है, मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुनता, आज्ञा पालन क्यों नहीं करता है। तो हमने रोबोट नहीं पैदा किए हैं, हमने मनुष्य पैदा किए हैं। मनुष्य का व्यवहार का कोई गति नहीं है। व्यवहार का एक ये एक स्वयं स्फूर्त, जैसे जो न्याय की परिभाषा है, संबंध की पहचानने से मूल्यों का निर्वाह होता है। इसको आप सोचो कि एक दिन में हो जाएगा या एक मिनट में हो जाएगा, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। व्यवहार की गति को आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये तो समझ पर आधारित है, ये तो जीवन के साथ अनुबंधित है। आपको समझ में आया तत्क्षण होगा, आपको समझ में नहीं आया हो सकता है 2 साल बाद हो जाए। तो एक यंत्र सुई अपना कांटा हमेशा घुमा सकती है यंत्रवत, पर हम कैसे नियंत्रित है? समझ से। मनुष्य का सब चीज समझ से नियंत्रित है। तो व्यवहार में गति नहीं आ सकती, और गति चाहिए तो उसके लिए समझ का पुट चाहिए। वो किसी यंत्र से नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। तो अभी जैसे आलू का क्या भाव है, तो बोलते मनुष्य का भी क्या भाव है। आलू का कीमत है 10 रुपया, तो मनुष्य का भी कीमत लग गया 50,000 रुपया। तो हम एकदम यंत्र। अच्छा, 50,000 के कीमत वाले आदमी से हम कैसे बात करते हैं, और 5 रुपए वाले आदमी से हम कैसे बात करते हैं। हम कितने यंत्रवत हो गए, हमें दिखता ही नहीं वो मानव है। मानव मतलब भावनाएं, वो भावुक होता है, वो सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, वो समझने वाली चीज है। उसका धर्म में सुखी होना, वो ही सुखी हो सकता है, वो ही सुख को बांट सकता है मुझे। कुल मिलाकर कहाँ कैसे कैलकुलेट किया मनुष्य को? यंत्र के आधार पर, है ना। उसके गणितात्मक विधि से हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। तो मनुष्य का कार्यविधि भी उसी तरीके से हो गया। तो व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति। तो जिस तरीके से हमें एक स्पीड की आदत हो गई यंत्र से, हमको लगता है व्यवहार में भी वही स्पीड आ जाए, वही स्पीड से बच्चे कर लें। तो इसीलिए हम लोगों ने अध्ययन की गति को भी एक संयम में रखा। हम यंत्र नहीं हैं, हम बटन चालू कर दें और अध्ययन चालू हो जाए, ऐसे नहीं होता है। हम बटन चालू कर दें, जैसे कुछ ही लोग प्रश्न भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते हैं। तो हमारे बोलने से ऐसे नहीं हो सकता, इसमें बटन सिस्टम नहीं है, विचारों में नहीं आ सकती गति। हमारा पूरा नियंत्रण समझ से है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? हाँ बहुत दीदी, बढ़िया दीदी। बहुत बढ़िया। है ना। तो आदमी बाबा जी बोलते थे, हमारा ऐसे स्वास्थ्य खराब होता था ना, तो बाबा जी नाड़ी छूते थे। आपको पता होगा, बाबा जी एक बहुत अच्छे नाड़ी, है ना, स्वास्थ्य के बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो मेरे हस्बैंड खुद एक किडनी पेशेंट रहे, उनकी दोनों किडनियां फेल। यंत्र क्या बताया? दोनों किडनियां फेल हैं, आप 3 महीने के मेहमान हैं, उसके बाद आप स्वर्ग सिधार जाएंगे। और वो व्यक्ति आज, है ना, मेरे हस्बैंड हैं। जब वो, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब वो अपने कॉलेज टाइम में थे, उसके बहुत बाद में हमारा दीदी आवाज कट गई, है ना। उसके बहुत बाद में के बाद कुछ नहीं सुनाई दिया था। अच्छा, तो मैं अपने हस्बैंड की बात बता रही थी कि जो अभी हम ये कह रहे हैं ना, यंत्र सब कुछ पहचानता है, और मैं बात कर रही हूँ कि यंत्र और फ्रेम, यंत्र और मानव दोनों का एकदम अलग फ्रेम है। उसको बाबा जी के जीने से जोड़ते हुए मैं आपको एक उदाहरण दे रही थी कि अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी आ रही है अभी। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का यंत्र ने बताया था, हमारे डॉक्टर्स ने बताया था, आज के वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स ने यंत्र से बताया कि वो 3 महीने के मेहमान हैं और दोनों किडनियां फेल हैं। और जब बाबा जी से इनके संपर्क में आए तो बाबा जी ने बोला, तुमसे अच्छा तुम्हारे शरीर को कोई नहीं पहचान सकता, तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ।
तो ये कितनी स्वाभाविक सी बात है, मैं इस शरीर को चला रही हूँ, तो मैं ही तो इसको जान पाऊंगी ना सबसे अच्छे से। तो उनसे पूछ के और अपने नाड़ी के ज्ञान से 2 वर्ष के उनके पूरे मन को संभालते हुए, क्योंकि मन को कौन यंत्र संभालेगा बताइए ना। मन आज दुखी हो जाए तो कौन सा यंत्र है जो उसे ठीक कर सकता है? समझ के अलावा, मनुष्य के भावनाओं के अलावा हमारा मन दुख से सुख में कैसे बदलता है? कोई यंत्र नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा जी ने उनको ठीक किया। तो यंत्र कुछ और ही कहते थे, मनुष्य कुछ और ही करता है। तो पूरे यंत्र, है ना, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यंत्र पूरे ही डिफॉल्टर्स हैं, पर उसकी एक सीमा है, वो मनुष्य के ऊपर वाकई नहीं है। तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगी। समय हो रहा है, स्पष्ट हो पाया क्या? हाँ जी दीदी। हाँ दीदी, मतलब गति तुरंत, गति समझदारी से ही आती है। अगर अगर समझदारी नहीं आएगी तो आप उसमें गति नहीं ला पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पेज में पढ़ रहा था, अभी कई लोग आगे भी बढ़ गए, लेकिन अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे क्लियर होते जा रहा है तो वो आगे आगे और बल्कि समझ आते जा रहा है जल्दी। बहुत बढ़िया, आपने तो खूब सुंदर, मतलब ये यंत्रवत नहीं हो सकते 5 पन्ने रोज, है ना। जी पर जब हम जी समूह में है तो कुछ मर्यादाओं को हमको करना भी पड़ता है ना। तो हम 5 पेज को 4 4 बार अगर आप पढ़ेंगे वाकई, और जीने के लिए आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही प्रश्न निकलेंगे, भाई मुझे इसमें कार्य में गति, विचार में गति। अब आप जीने को छोड़ेंगे तो हर हर एक लाइन में प्रश्न निकलते हैं। तो जी जब हम लोग का अध्ययन शुरू हुआ ना, तो बाबा जी बोलते थे, मैं ना, बाबा जी 3 महीने में आते थे, छोटी, तो बोलते थे मैं 3 महीने में बाद आऊंगा, मेरे लिए प्रश्न रखना। और उन्होंने ये विधि हमें बताई थी, 4 4 बार पढ़ो। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्न निकाल निकाल के रखते थे, और इतना न्याय संगत उन्होंने पूरी किताब लिखी है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, टपका टपका के ऐसे। बच्चों को ऐसे क्या बोलोगे, एक बच्चे को कैसे आप दोगे ना कोई चीज, उसको पता है कि इसको ये परेशानी आ सकती है, वो परेशानी आ सकती है। वो क्रम इतना सुंदर उनकी किताबों का है कि जब वो 3 महीने बाद आते थे तो हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि आज जिस प्रश्न में आप हो, अगले 4 पन्ने में उसका सॉल्यूशन लिखा ऐसे उन्होंने किताब लिखी है ना। तो आप बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए, पर आगे भी बढ़ते जाइए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ना आगे भी आया है भैया। जी दीदी, जी दीदी। बढ़िया। तो एक प्रश्न और ले सकते हैं हम लोग। हाँ दीदी, हाँ। ये पेज 15 में लास्ट लाइन में है, व्यवहार के हर मूल में मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। हम्म। और ये पेज 15 तो बहुत ही वो मतलब बड़ा और जबरदस्त वाला है कि इसका फल जो हमने पाया इसके ऊपर है, जीवन दोहराता है। ये पूरा पेज ही हम्म। बहुत सुंदर है, बहुत सारे इसमें लाइन है जो ऐसी है कि कर सकते हैं इस पे बात। लेकिन प्रश्न तो ये आ रहा है कि व्यवहार के हर मूल में समझदार समाधान के रूप में ध्रुवीकृत होती है। तो मुझे हम्म। लग रहा है शायद हिंदी के विषय के कारण नहीं समझ आया कुछ, मतलब मैं भी, हाँ, सेंटेंस क्योंकि ये मुझे थोड़ा आसान है। टफ लगा। हाँ, थोड़ा हो सकता है ये सिंपल हो। मैंने डिक्शनरी भी जब खोली ना परिभाषा संहिता, तो उसमें अखंड हाँ का मीनिंग इतना डिटेल्स में और इतने वर्ड से कि मेरे को फिर वो भी क्लियर नहीं हुआ हाँ था, हाँ तो मैं उसको फिर आगे नहीं पढ़ी उसको। हाँ और हाँ हाँ वैसे भी समय हो गया, देख लीजिए अब क्या जो भी हाँ, है। बस ये तो बहुत छोटा सा हाँ ही है। जैसे अभी मैंने एक और बात कही थी कि आदर्शवाद में, जब आदर्शवाद की चरम सीमा थी, वहां पर भी बाबा जी ने बोला, अगर मनुष्य का समझदारी का प्रमाण व्यवहार को रखा होता तो हम पूरी परंपरा समझदार हो सकती थी। उसी तरह से विज्ञान ने हाँ भी कहा है। तो व्यवहार के हर मूल मुद्दे में
मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। तो व्यवहार मतलब मनुष्य और मनुष्य का संबंध, है ना? व्यवहार और कहीं नहीं होता, पशु पक्षी और किसी के साथ नहीं, मनुष्य मनुष्य के बीच में ही व्यवहार होता है। हाँ। तो कुल मिलाकर 7 संबंध हैं अच्छा। और तो मूल्य 9 मूल्य हैं। जी, तो ये हाँ, संबंध और मूल्य आप बाद में बताएंगे क्या आगे? नहीं, मैं बस इसी को आपको सार कर रही हूँ। कुल अच्छा। मिलाकर के मानव में 7 संबंध हैं, 9 अच्छा। स्थापित मूल्य हैं, 9 शिष्ट मूल्य हैं, 4 जीवन मूल्य हैं, 2 वस्तु मूल्य हैं, जी। है ना? ये समझदारी, ये समाधान की चीज है। तो अच्छा। माँ क्यों, पिता क्यों, समाधान का मतलब है क्यों और कैसे का उत्तर होना। तो मेरी माँ क्यों है, मेरे पिता क्यों हैं, कैसे उनके साथ निर्वाह करना है। पुत्र पुत्री क्यों हैं, अस्तित्व में क्यों है ये प्रावधान, इनके साथ कैसे निर्वाह करना है। पति पत्नी संबंध, जैसे हम प्राण फ्लावर्स में देखते हैं, वहां से हम मेल फीमेल चालू हो जाता है ना? तो मेल फीमेल ये प्राकृतिक चीज है भाई, विवाह कोई अवांछित घटना नहीं है क्यों ये पति पत्नी संबंध? हाँ, अब ये क्यों है, ये कैसे समझना। इसी तरीके से 7 संबंधों में क्यों और कैसे को समझना, मतलब उसका प्रयोजन को समझना, इससे ये बगैर समझे हम व्यवहार कर ही नहीं सकते। वो अब केवल जी। अच्छा लगना है, हम अच्छा लगना कर रहे हैं, अच्छा हो नहीं पा रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो इस पे ये एक आगे का मुद्दा है, जब हम डिटेल पे इस पे बात कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो एक तो अचल भाई आज दीदी आपने बहुत अच्छा किया दीदी ये कि 14 नंबर में, हेलो जी जी भैया। दीदी, ये 14 नंबर में जो अपना जो भी आप बता रहे थे, ये अपना व्यवहार में गति, कार्य में गति और विचार में गति, ये जो लाइन था ना यहाँ से अपना कि यहाँ वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की आंतरिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी, ऐसा सोचते हैं। जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है। इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। ये जो पूरा लाइन है, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हो रहा था। संवेदनशीलता वाला भैया, हाँ, ये जो पूरा लाइन पढ़ा ना मैं, यहाँ से जो अपना 14 नंबर में सेकंड पैराग्राफ में यह है, और जो अभी अपन बात कर रहे थे ना, भैया इस पे तो तो हमारी बात हो गई। हाँ अभी हो रही थी इसमें, लेकिन व्यवहार में गति, कार्य में गति और विचार में गति, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया तो भैया अपन का समय हो गया है। हम शार्प 8 o'clock ज्वाइन करेंगे सभी, है ना? क्योंकि हम एक हाँ समय को बांध के ही रखे हैं, और हाँ मेरे हाँ ख्याल से इस पे बात हो गई है, पर फिर भी अगर नहीं स्पष्ट हुआ है तो इस हाँ पे हाँ, हम फिर से बात करेंगे, ठीक है है ठीक ना? है। तो हाँ इसके साथ मैं हाँ। अंत में लास्ट एक बात कहना चाहूंगी। मैंने एक प्रस्ताव रूप में व्हाट्सएप में डाला था। जब हम भी अध्ययन करते थे और बाबा जी किन्हीं के भी साथ बैठते थे, तो बाबा जी बोलते थे, तैयारी है तुम्हारी? तैयारी मतलब एक तो हमारे प्रश्न की तैयारी लिखित रूप में, तो हमको हमेशा बोलते थे लिखी हो। तो पहले हमें लगता था अरे समझना ही तो सब कुछ है, लिखने की क्या जरूरत है। तो बाबा जी खुद भी उनकी पूरी चीजों को वो लिखे हैं, मतलब हमेशा वो सुबह उठ के अपने विचारों को लिखते ही थे। तो एक बहुत जो सुंदर प्रक्रिया है लिखने की, आप लोग अपनी कॉपी तो बनाइए ही। और इसमें 46-50 लोग हैं, आज मैंने देखा अपने पूरे ग्रुप में। ज्वाइन भले ही कम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, पर लिखित जरूर आप व्हाट्सएप करिए, ताकि हो सकता है कब किसको कहाँ प्रेरणा मिल जाए आप कह नहीं सकते, आप किसको प्रेरणा दे दें। तो आपको इतने पेजेस में, या फिर इतना मुझे मेरे जीने के लिए मिला आज, इतना मुझे मेरी तृप्ति के लिए मिला, आप 2 लाइन भी शेयर करते हैं, वो आपकी उन्नति के लिए
बहुत अच्छा होगा। ये हम लोगों ने भी इस प्रक्रिया को किया है, तो ये मेरा बिल्कुल आप सभी को निवेदन है, प्रस्ताव है, आप लोग को जो भी समझ में आ रहा है उसको लिखित जरूर करिए, अपने पास भी डॉक्यूमेंट रखिए और व्हाट्सएप में भी डालिए। ठीक है? हाँ जी दीदी, अ, मैंने दीदी ट्राई भी मैं किया था। हाँ, दीदी मैंने दीदी मैं ट्राई भी भी किया। ये आप बोलो भैया। मैं ये बोला था भी, यही प्रश्न मेरा भी था। तो मैंने जो समझा है वो ये है कि मतलब अपन जो यांत्रिक रूप में मानव को देख के और उसकी व्यवहार, गति और विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, या ऐसा चाह रहे हैं कि उससे नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन वो जब तक समझदारी नहीं आएगी तब तक वो चीजें नियंत्रित या उस गति में नहीं आ पाएगी। ठीक बात है भैया। है ना भी, तो अपन ये किसी आप को लिखिए। नियंत्रित नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब अपन संपृक्तता पढ़ते हैं ना, डूबा भीगा घिरा, तब अब घिरा में नियम और नियंत्रण पढ़ेंगे। नियंत्रण का मतलब ही है कि निश्चित आचरण की निरंतरता, ये तो बगैर समझदारी की आ ही नहीं सकती। तो ठीक बात है, तो आप इसको जरूर लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, ऐसे ही आप सभी जी लिखिए, है ना। और अचल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सुंदर बुक ले आए पूरा। थैंक यू दीदी। तो इसको आप, है ना, आप सचमुच हमेशा ही कर दीजिएगा, ये हमारे लिए बड़ा इजी हो गया आज, जी जी दीदी बिल्कुल। है ना। तो सबको ठीक लगा आज का? हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक बात है, हाँ चलिए, दीदी ठीक लगा। ठीक बात है, बहुत सुंदर ठीक है, दीदी। अच्छा रहा ठीक दीदी, है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, सभी को नमस्ते, हरि नमस्ते हर, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते दीदी। दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते।